नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम। खास कार्यक्रम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जीवन परंपरा में जिस तरीके से 4 पुरुषार्थों की कल्पना की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो है अर्थ। उस अर्थ का नियोजन किस प्रकार से किया जाए और उस अर्थ को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार की आपकी वित्तीय योजनाएँ हों, कैसा आपका निवेश हो, ये बहुत से लोगों के मन में एक दुविधा रहती है और ख़ास तौर पर पिछले 1 डेढ़ दशक की यदि बात करें, तो इन्वेस्टमेंट के तरीके बदल गए हैं। एक दौर ऐसा हुआ करता था जब एफडी की रेट 11% के आसपास हुआ करती थी, लेकिन वो नीचे आकर पहुँच गई 6% तक। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठे और उन सवालों के बीच में से एक नाम बहुत सुनाई देने लगा, वो है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट को कुछ लोग कहते हैं कि ये सट्टा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जीवन का अभिन्न अंग है। इसमें किस तरह से आप निवेश करें, किस तरह से अपने पैसे को सुरक्षित रखें, किस तरह से अपने पैसे को बढ़ाएं, तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमान नितेश जी नौसादर। नितेश जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। नितेश जी आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके विश्लेषण छपते रहते हैं, अनेक चैनल्स पर भी आप आर्थिक विषयों पर अपने विचार रखते हैं और शेयर मार्केट और इन सब चीज़ों के विशेषज्ञ हैं ही, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। सबसे पहले नितेश जी आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, कहीं काम करना शुरू करता है व्यक्ति 18-20 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में, तो उसके मन में ये भाव आता है और ये भारतीय जीवन परंपरा में एक विषय भी रहा है कि आप यदि 5,000 रुपए भी कमा रहे हैं तो 500 रुपए आपको बचाने चाहिए। वो बचाया हुआ पैसा व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोचता है, निवेश करने की सोचता है और सोचता है कि इससे कुछ पैसा बढ़े। तो जो एकदम प्रारंभिक स्तर पर ये व्यक्ति सोचता है कि इन्वेस्ट करूं, कैसे ये उसकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी प्रारंभ होनी चाहिए, क्या कहना है? ये किसी के भी मन में अगर ये विचार आता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो साथ में उसके एक क्वेश्चन साइमल्टेनियस चलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट किस जगह करूं कि मेरे को रिटर्न सबसे अच्छा मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पैसा बहुत जल्दी डबल हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पर उसके लिए जरूरी है कि अपन इस क्षेत्र को समझें कि इन्वेस्टमेंट किस जगह किया जाए ताकि अपना पैसा सुरक्षित भी रहे और उसको रिटर्न भी अपने को अच्छा मिले। तो इसके लिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि इन्वेस्टमेंट के जो बहुत सारे माध्यम हैं उनकी अपन एक समझ विकसित करें। जरूरी नहीं है कि आप उसमें एक्सपर्ट बने, बट एक सामान्य समझ रहे तो अपन विभिन्न जो इसके मोड्स हैं, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित माना जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, कुछ इन्वेस्टमेंट जिसको रिस्की माना जाता है जैसे स्टॉक मार्केट है, तो इनका एक कॉम्बिनेशन इस तरह से डिजाइन किया जाए कि अपना पैसा किसी भी तरीके से उस टाइम कोई भी परिस्थिति हो तो अपने को कोई परेशानी नहीं फेस करनी पड़े। कई बार ऐसा होता है कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन इस तरह की रहती है, जैसे एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कोई वार हो गया या कुछ इकोनॉमिक रिसेशन आ जाते हैं, तो उस टाइम भी अपना पैसा अपने को ऐसा लगे सुरक्षित रहे, अपने को उस टाइम जरूरत रहे पैसे की तो उस पैसे को विड्रॉ कर सके। बट साथ में ये नहीं रहे कि पैसा बढ़ ही नहीं रहा, पैसे की ग्रोथ बहुत धीरे हो रही है, या वो ग्रोथ हो रही है तो इतनी कम है कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही। अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स में रखता है जिसमें नॉर्मली 4%, 5% या 6-7% जो भी एफडी में मिलता है, उसमें इन्वेस्टमेंट के बाद व्यक्ति सोचता है कि मेरा पैसा ग्रोथ कर रहा है, हर साल मेरा पैसा 7% बढ़ रहा है। पर जो इस क्षेत्र के जानकार नहीं है उनको मैं समझाना चाहूंगा कि आपका पैसा अगर आपने सेविंग बैंक में रख रखा है तो 4% में आपका पैसा एप्रिशिएट नहीं हो रहा, वो पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है। मतलब हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम होता जा रहा है क्योंकि महंगाई उससे ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि महंगाई उससे ज्यादा बढ़ रही है। आपका 5%, 6%, 7% अगर इन्फ्लेशन रहता है तो मतलब आपका जो आज चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, अगले साल आपको उसी चीज के लिए 107 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर 7% इन्फ्लेशन है जी, और 4% रेट से आपका पैसा 104 रुपए हुआ, तो नेक्स्ट ईयर आपकी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी उस पैसे की। तो ये ध्यान रखना है कि अपना पैसा कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करे और उसके एक्सेस जो रिटर्न आपको मिलेगा केवल वही आपके एप्रिसिएशन है। जहां तक इन्फ्लेशन है वहां तक आपका पैसा इक्वल लेवल पे ही माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात नितेश जी ने कह दी है कि यदि आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं या फिर एफडी करवा रहे हैं, उससे जो रिटर्न आ रहा है, क्या उससे आपका पैसा इतना बढ़ रहा है कि वो चल रही महंगाई को मात दे सके? बहुत महत्वपूर्ण बात है और निवेशकों को निश्चित रूप से ये बात समझनी ही चाहिए कि आप क्या
एफडी में या सेविंग अकाउंट में पैसा डालकर निश्चिंत तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो पैसा बढ़ नहीं रहा है। यदि उसको ठीक प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान में आएगा पैसा आपका कम होता जा रहा है। तो ये एक प्रकार का छद्म आवरण जो बना हुआ मार्केट में, उसको समझने की आवश्यकता है। नितेश जी, जब इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो सामान्य समाज की यदि बात करें तो एक दौर में, और आज भी वो दौर मैं कह रहा हूँ कि चल ही रहा है, लोग ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा बहुत जल्दी बढ़ता है। और आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, अपनी मित्र मंडली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और एकदम से उनकी आर्थिक स्थिति एकदम बदल जाती है। सामान्य समाज में भी ये एक भाव होता है कि प्रॉपर्टी में पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। उसकी तुलना यदि शेयर मार्केट से करें तो एक सामान्य नौजवान के मन में ये विचार आ सकता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया जाए या शेयर मार्केट में किया जाए, किसमें ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है और किसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। ये एक बहुत सामान्य क्वेश्चन है जो हर व्यक्ति के मन में आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या शेयर्स में कहाँ मेरा पैसा लगाना चाहिए। तो इसमें मेरा मत ये है कि प्रॉपर्टी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए। आपको कोई प्रॉपर्टी 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख में नहीं मिलने वाली। उसके लिए एक बड़ी कैपिटल की नीड रहती है और उसको खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में भी आपको पैसा ज्यादा चुकाना पड़ता है, जो स्टाम्प ड्यूटी के रूप में गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें बेनिफिट ये है कि आप किसी भी अमाउंट से और किसी भी समय उसको खरीदना बेचना भी बहुत सरल है, बहुत सिंपल। आप एक ऐप के थ्रू कहीं भी बैठे बैठे उसको परचेज सेल कर सकते हैं और साथ में उसमें उसके चार्जेस भी बहुत कम रहते हैं। तो कम अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसमें एक बेनिफिट ये है कि एक जगह आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। आप 10 तरह के शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही कंपनी में पैसा लगाएं। अगर आपने बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाया है तो आपका पैसा मल्टीपल असेट्स में डिवाइड हो गया। और अगर आपने प्रॉपर्टी में लिया तो आपका ये बहुत सारा पैसा एक सिंगल असेट्स में ब्लॉक हो गया। तो अगर उस कॉलोनी में या उस क्षेत्र में कोई ऐसी प्रॉपर्टी के रेट्स में डाउनफॉल आता है या कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं रहा तो आपको एक आर्थिक घाटा उस टाइम झेलना पड़ सकता है। तो आई थिंक अगर आप इसकी समझ रखते हैं स्टॉक मार्केट की, या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके साथ में कनेक्टेड हैं, तो स्टॉक मार्केट का पैसा लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके देता है। आप इसका डेटा चेक भी कर सकते हैं कि हाईएस्ट रिटर्न पेइंग कोई असेट्स है तो स्टॉक मार्केट है। तो नितेश जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप ठीक योजना के साथ में काम करते हैं, ठीक प्लानिंग से यदि आप काम करते हैं तो स्टॉक मार्केट से आप अपने पैसे को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन नियम और शर्तें लागू हैं, जैसा कि आप सामान्यतः बहुत से विज्ञापनों के साथ देखते हैं। तो यहाँ भी उस चीज को आपको जरूर याद रखना चाहिए। नितेश जी, एक बात और मेरे ध्यान में आती है कि इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं उनकी सबकी अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग आयु होती है। हम बात करें कि मानिए 22 साल का, 23 साल का कोई नौजवान जिसने अभी अभी कोई नौकरी ज्वाइन की है, कोई काम करना शुरू किया है, कोई व्यापार शुरू किया है, वो यदि इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए क्या योजना होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम विचार करें कि किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति हुई है, मान लीजिए कहीं सरकारी नौकरी से व्यक्ति रिटायर हुआ है भी, तो एक साथ बहुत राशि मिलती है, उनका इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है। या फिर एक बात करें कि हमारे जैसे लोग जो 40 से 50 के बीच में हैं, उन लोगों के लिए क्या लगता है कि सबके लिए योजना एक जैसी होनी चाहिए या फिर आयु के हिसाब से कुछ अंतर है। देखो, सबके लिए इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से डिजाइन किया जाता है। सबके लिए समान योजना नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आदमी कोई रिटायरमेंट की एज पे है तो उसको उस टाइम पैसे की ज्यादा नीड रहनी चाहिए, जनरली रहती है कि उस टाइम उनके बच्चों की शादी या उनकी हायर एजुकेशन या फिर कोई घर का कंस्ट्रक्शन के लिए उस टाइम पैसे की नीड रहती है। और इनकम की फोरकास्टिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम आदमी रिटायरमेंट या तो हो चुका या रिटायरमेंट पे है, तो उसकी इनकम इतनी ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं रहते। उसका एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है इनकम का। तो उस टाइम उसको सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। उस टाइम उनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सेफ साइड में होना चाहिए और कुछ पोर्शन उनका रिस्की एसेट्स स्टॉक मार्केट्स में होना चाहिए, क्योंकि वो वहां भी पैसा इसलिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए क्योंकि उसमें ग्रोथ ज्यादा है। अच्छा। और ये कोई यंग एज का पर्सन है, जैसे 25 इयर्स का कोई यंग है, उसकी अभी जॉब स्टार्ट की है, तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका ज्यादा पैसा रिस्की असेट्स या जो ज्यादा एप्रिशिएटिंग असेट्स है उनमें उनका पैसा इन्वेस्टमेंट हो। तो इस प्रकार उसका फायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में वहां पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलके उसका पैसा मल्टीपल में बढ़ता है। अच्छा। और बीच में कहीं रिसेशन भी आता है, मान लो कोई डाउनफॉल भी रहता है, तो उसकी बहुत लंबी जर्नी एक
लॉन्ग टर्म का विजन है तो बीच के 1-2 साल के उतार चढ़ाव से इनको कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या योजना रहनी चाहिए किस आयु वर्ग के हिसाब से। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक रिस्क का फैक्टर भी रहता है और सामान्य समाज में जिनका बहुत अधिक आर्थिक विषयों पर अध्ययन नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हम बैठते हैं कई बार, तो चर्चा आती है कि शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है, तो खासतौर पर बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, अरे कहाँ क्या कर रहे हो आप, ये तो जुआ है, ये तो सट्टा है, बहुत रिस्क होता है। और हमने कई लोगों को देखा है इसमें अपना पूरा पैसा डुबोते हुए। एक सामान्य लोगों में इस तरह का भाव भी हमने देखा है। तो एक तरफ लोग कहते हैं कि सिस्टमेटिक प्लान करके आप फिर इन्वेस्ट कीजिए और लगातार आप उससे पैसा बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी निश्चित रूप से समाज में आपने भी देखे होंगे कि जो अपनी जमा पूंजी को भी उसमें डुबो देते हैं। ऐसे में ये एक जो यक्ष प्रश्न बनता है कि वास्तव में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सट्टा है, जुआ है, या ये प्रॉपर बिजनेस है? क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है और इसको इसीलिए डिजाइन किया है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्पेकुलेशन को प्रमोट करती है, ऐसी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती। और इसका बेसिक फंडा भी यही है कि अगर कोई कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए उसको अपनी बिजनेस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो प्राइवेट कंपनीज तो अपने नियर डियर जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे पैसा लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, जैसे आज जो देश की टॉप कंपनीज है, जो इसमें बैंक्स भी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनको सब लोग जानते हैं, तो उसमें जितनी बड़ी कैपिटल चाहिए वो एक बंदे की बस की बात नहीं है। और बैंक भी इतनी फंडिंग अकेले उसको किसी एक कंपनी को नहीं करती। तो इसका एक कॉन्सेप्ट आया था कि आप पब्लिक से पैसा लो, पब्लिक खुद बिजनेसमैन बने, छोटे छोटे टुकड़े से जो एक अमाउंट क्रिएट होगा वो बहुत बड़ा एक फंड बनेगा, उससे कोई आदमी बिजनेस करे। तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये एक लार्ज बिजनेस के तर्ज पे आया था। तो सट्टा इसको कहना गलत है, बट इसमें एक सट्टे वाला रोल इसलिए है क्योंकि इसके शेयर्स की प्राइस कभी फिक्स नहीं होती। जैसे गवर्नमेंट की और सिक्योरिटीज है जिनमें पैसा हमेशा अप्रिशिएट ही होगा। कभी आपने बैंक में पैसा डाला तो 100 रुपए का आपको 101 रुपए होगा, कभी भी 99 नहीं होता जी। तो इसमें अप एंड डाउन होता है। तो अप एंड डाउन इसलिए होता है ये पैसा कि जो भी इसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है। हाँ। तो जिसको लगता है कि कंपनी का पैसा आगे बढ़ने वाला है, एक व्यक्ति को लगता है कि इस कंपनी में अब पैसा घटने वाला है, तो वो जो खरीद फरोख्त होती है इसमें, इसलिए इसका पैसा ऊपर नीचे होता है, तो लोग इसका सट्टे का नाम देते हैं। बाकी अगर पीछे के ट्रेंड को देखा जाए तो जिन कंपनीज का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ा है, जिन कंपनीज ने कंटिन्यू ग्रो किया है, उन कंपनीज में हमेशा एप्रिसिएशन हुआ है, कभी भी उनकी वैल्यू डाउन नहीं हुई। ये एक आइडेंटिफाई करने वाली चीज है कि कौन सी कंपनी में अपने को पैसा लगाना चाहिए। मैंने इसमें एक दो चीजें और सुनी हैं, ऐसा कि शायद कुछ ऐसी शर्तें भी होती हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की कि आपने कोई शेयर खरीदा तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको 2 साल तक रखेंगे, 5 साल रखेंगे, या आप 20 दिन में बेच देंगे, और ये आप पर निर्भर करता है। और शायद कुछ ट्रेडिंग ऐसी भी होती है जिसमें आप पर बाध्यता होती है कि आपने कोई चीज आज खरीदी तो आज शाम को ही आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो क्या ये अंतर है? ये इसके कारण भी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सट्टा है, जुआ है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये। अगर हम मार्जिन पे काम करते हैं, जैसे कि अपना पैसा नहीं है, तो इसमें कुछ एक फैसिलिटी रहती है कि बहुत छोटे से अमाउंट से आप ज्यादा अमाउंट का माल परचेज कर सकते हैं। बट उसमें जितना अमाउंट हमने दे रखा है, केवल उतने ही अमाउंट की वहां पे अपने को एक तरह से कंसेशन मिलता है। जैसा ही पैसा डाउन हो जाता है, जैसे मान लो मैंने 5,000 रुपए लगा के कोई काम किया, तो मैंने 1 लाख रुपए के शेयर बाई किए। अच्छा। बट अगर उसकी वैल्यू 5% डाउन हो जाती है कंपनी की, हाँ। उस शेयर्स की, तो मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो मेरा जो भी ये ट्रेड है वो ऑटोमेटिक अपने आप कट जाएगा इस सौदा। तो वहां उसको लॉस होना निश्चित है। पर अगर हमने पूरा 1 लाख रुपए देके वो शेयर्स खरीदे हैं, तो हमारे पे है कि हम उसको कितने दिन होल्ड करना चाहिए। फिर आप इंतजार कर सकते हो कि फिर इंतजार कर सकते हैं, जब लाभ में आएगा तब बेच दो आप। तब बेच दो। तो सट्टा इसीलिए होता है कि लोग बहुत कम अमाउंट पे ज्यादा अमाउंट का माल परचेज करते हैं, और जैसे ही इसमें ऊपर नीचे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनता है तो उनके सौदे स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं और उनको लॉस फिर उनका फिक्स हो जाता है और उसको होल्ड नहीं कर सकते वो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और जैसे आपने समझाया बहुत सरलता से, मुझे लगता है कि गाँव में कहावत कही जाती थी पहले कि आदमी को पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी उसकी चद्दर है। तो निश्चित रूप से आपके पास में जो बचत करने के लिए राशि है, यदि आप वही इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन यदि आपने कम पैसे में ज्यादा पैसे का माल खरीद लिया, 5,000 रुपए लेके और 50,000 रुपए की चीज आप खरीद रहे हैं,
तो आप खतरे में आ सकते हैं, जो मैं समझ पाया हूँ। बिल्कुल। अब आपसे जानना ये चाहेंगे कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि ठीक है, शेयर मार्केट में मुझे काम करना है, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे पहली दुविधा एक सामान्य व्यक्ति के सामने ये आती है कि आखिर शेयर खरीदने तो हैं, पर उनका चयन किस प्रकार से किया जाए, कौन से शेयर पिक किए जाएं, कितने समय तक उनको रखा जाए और कब उनको बेचा जाए। इसकी जो योजना और रणनीति है, मैं कहता हूँ मूल मंत्र एक प्रकार से इस मार्केट से पैसा कमाने का, ये शायद इसी बात पर निर्भर करता होगा कि कैसे खरीदें, कब खरीदें, कितना रखें और कब बेच दें। क्या कहेंगे? देखो, जैसे कोई भी व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो ज्यादा अच्छा है कि वो एक बार उसका थोड़ा सा उसकी ट्रेनिंग ले या उसकी कोशिश करे और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। इसी तरह स्टॉक मार्केट है, ये बिजनेस है। आप किसी भी नए फील्ड में अगर एंटर कर रहे हैं, जैसे आपका कोई भी आप कोई कपड़े की शॉप खोल रहे हैं, तो आप पहले उसकी जानकारी करते हैं कि इस बिजनेस को मैं किस तरह से करूं। अगर आप प्रॉपर्टी भी कोई खरीदते हैं तो आप पहले देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी की वास्तव में इतनी वैल्यू है क्या। आप वहां पे अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं, अपनी खुद की समझ से आप उसको देखते हैं। तो इसी तरह शेयर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो ही होती है कि शेयर्स की वैल्यू क्या है, मतलब सही शेयर खरीदना है और सही प्राइस पे। अगर आपने दो चीजें कर ली तो फिर आपका हमेशा प्रॉफिट ही होना है। टाइम बीइंग शेयर्स की प्राइस करेक्शन हो सकती है, पर अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होना है। तो ये दो चीजें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बट इनको समझना जितना सरल है जी, इसका एनालिसिस करना उतना ही कठिन डिफिकल्ट है कि शेयर कौन सा खरीदें और वो अच्छा मतलब उसको कैसे माना जाए। तो इसके लिए हमें तीन चीजें देखनी रहती हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। उसका टेक्निकल एनालिसिस, उसका फंडामेंटल एनालिसिस और उसका बिजनेस एनालिसिस। अगर ये तीनों चीजें अपन करते हैं तो ही अपन इन चीज का चयन कर पाएंगे कि शेयर कौन सा पिक किया जाए। अब इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे करें, एक सामान्य आदमी इस चीज को कैसे कर पाएगा जी। तो इसके लिए थोड़ा सा उसको एक होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए कुछ क्लासेज जो यूट्यूब से भी ले सकते हैं, कुछ बुक्स भी आती हैं वो पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की नीड है या आपकी कोई कॉमर्स में आपकी कोई बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी एक सामान्य स्टडी आप चीज़ों को समझ पाते हैं तो 1-2 महीने की आप पढ़ाई से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मतलब हमारे जैसे राजनीति के विद्यार्थी भी इस मामले में पढ़ के थोड़ा सा समझ सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे करें, एक सामान्य आदमी को मैं समझाऊं तो किस तरह से अपन उसको चूज करें शेयर, और कब तक खरीदें, ये भी एक बहुत मतलब सॉरी कब तक उसको होल्ड करें, कब उसको सेल करें, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। हाँ। तो शेयर पिक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसका वैल्यूएशन चेक करो कि कंपनी की वैल्यू जितनी आज होनी चाहिए उतनी है या उससे ओवर प्राइस्ड है। तो इसको देखने के बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे इनका एक कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे प्राइस टू बुक रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और भी उसकी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि बैलेंस शीट की ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट में एनी हर साल कितना एप्रिसिएशन हो रहा है, पर क्वार्टर ईपीएस कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इन चीजों को देख के अपने को ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, ग्रोइंग है, प्रॉफिटेबल है या नहीं। निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो नितेश जी के माध्यम से आ रही है। लेकिन नितेश जी, कई बार हम बहुत से जो एक्सपर्ट हैं इस विषय के, उनसे जब बात करते हैं तो एक शब्द सुनाई देता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, है ना। जल्दी से खरीद लेना और जल्दी से बेच देना, ऐसा नहीं करना है। अब ये जो लॉन्ग टर्म कहने को एक शब्द है, लेकिन ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि लॉन्ग टर्म का मतलब आप कम से कम 20 वर्ष लेकर चलिए। कई विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सोचिए कि आपके बेटे के लिए या आपके पोते के लिए है। और कई विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि आपने पैसा कमाया और आपने उसको इन्वेस्ट किया और आप यदि उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आखिर क्या मतलब है उस सब का। तो ये जो लॉन्ग टर्म है, इसको कहाँ तक माना जाए? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 1 महीना, 1 साल, 10 साल या 100 साल? क्या कहेंगे? ये इसमें हर व्यक्ति के अपने अपने विचार है। जैसा आपने बता ही दिया इस चीज को कि कोई व्यक्ति इसको 1 साल मान रहा है, हाँ। और कोई व्यक्ति इसको 10 वर्ष मान रहा है जी। तो इसमें मेरा विचार ये है कि आप लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि जब तक आप जिस सोच के साथ उस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है आपने, आपका वो टारगेट हिट हो जाता है तो आप उस शेयर से एग्जिट हो जाए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने जब शेयर खरीदा उसी समय आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे को इस शेयर से कितना पैसा लेना है। बिल्कुल। वो जब मिल जाए तब आप निकल जाए वहां तब से। आप निकल जाए। जैसे आप कुछ भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके माइंड में थॉट तो कि भी आप इसको लिए क्यों बाई क्यों कर रहे हैं। आप
डेफिनेटली इसलिए बाई कर रहे हैं कि आपको उसमें अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़े। स्वाभाविक। तो अब जब आपने उसकी एक वैल्यूएशन निकाल ली कंपनी की हम्म। कि ये कंपनी अभी सस्ती है, चीपर वैल्यूएशन पे है, तो आपने कुछ ना कुछ तो उसका एनालिसिस किया है, तभी तो आपको पता चला कि ये सस्ते वैल्यूएशन पे है। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि ये महंगे वैल्यूएशन पे कब हो जाएगी, तो उसी से उसका प्राइस डिसाइड हो जाएगा कि अभी इस रेंज तक अगर ये कंपनी जाती है तो इसके बाद इसका वैल्यूएशन हायर वैल्यूएशन हो जाएगा। पर यहाँ पर एक दुविधा होती है जी। जनरली इन्वेस्टर के, वो ये होती है कि कोई शेयर मान लीजिए आपने खरीदा 500 रुपए का, और आपने सोचा कि मेरे को इस पर 500 रुपए और मिल जाए, 1000 रुपए का ये शेयर हो जाए, मैं इसको बेच दूं। 1 वर्ष, 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में मान लीजिए वो 500 रुपए का शेयर 1000 रुपए का भी हो गया है, लेकिन फिर आपके मन में ये दुविधा आ जाती है कि 1.5 वर्ष, 2 वर्ष में ये डबल हो गया, तो अब और 2 गुना, 2000 रुपए का हो जाएगा। वहां व्यक्ति क्या करे? यही इसमें इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आदमी का लालच कभी खत्म नहीं होता जी। और जो लोग इसमें अपना पैसा गवाते हैं या ज्यादा नहीं कमा पाते, दोनों बात ही मैं कहूंगा, जी। उसका रीजन यही है कि आदमी इसमें अपने लालच पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब वो 500 रुपए का शेयर जिसकी थोट थी कि मेरी 1000 रुपए हो जाएगा, तब ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा, उसके बाद भी उसको ये लगता है कि 1000 से और 2000 हो जाएगा, तो उसको बेच नहीं पाता सही समय पे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही समय पे खरीदें। सही समय कौन सा वो खरीदने का, वो होगा कि आप अच्छी कंपनी का चयन करें और जब उसकी वैल्यूएशन सस्ती हो तब उसको बाई करें। उसको और नीचे जाने का इंतजार नहीं करने के बजाय आप उसको एक एक मतलब कुछ पार्ट्स में उसको बाई करते रहें। जैसे आपको लगता है कि इसकी सही वैल्यूएशन होगी तो आप उसमें 25%, 30% पैसा इन्वेस्ट कर दें। अगर वो थोड़ा सा और नीचे जाता है तो आप कुछ पार्ट और इन्वेस्टमेंट कर दें। और आपके अगर थॉट के अगेंस्ट में वो थोड़ा सा इंक्रीज भी होता है तो भी आप रिमेनिंग मतलब पार्ट्स में आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें। होल्डिंग आपको तब तक करनी है जब तक आपका प्राइस हिट नहीं होता या उसकी वैल्यूएशन और वैल्यूड नहीं होता, वो उसकी वैल्यूएशन ऊपर नहीं जाती। कई बार क्या होता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स इतने तेजी से बढ़ते हैं, आपकी कंपनी जो आपने बाई कर रखी है, कि वो डबल होने के बाद भी उसकी वैल्यूएशन वही बनी रहती है। कि जैसे मान लो पैसा आपका जो 500 रुपए का जो एग्जाम्पल लिया, तो शेयर 1000 रुपए का हो गया, बट कंपनी के प्रॉफिट भी डबल हो गए, तो उसकी वैल्यूएशन लगभग वही आ जाती है, तो आपको फिर वो शेयर तब भी सस्ता लगेगा। तो मेन इसमें जो फैक्टर है वो ये कि कंपनी की प्राइस जो है उसकी वैल्यूएशन से ज्यादा हो जाए, तब आपको सेल करना है, पर उस समय आपको लालच नहीं करना। और उसके बाद भी लोग क्या कई बार जो है स्पेकुलेशन है तो ऑपरेटर्स को और भी तेजी से आगे बढ़ा देते हैं, तो उस टाइम आदमी को रिग्रेट होता है कि मैं इसको होल्ड करता तो मैं और कमा लेता। तो ये नहीं सोचना, केवल इस चीज का ध्यान रखना कि अगर ये अपनी वैल्यूएशन इस पे आ गई तो अपने उसको सेल करना है, और सस्ती वैल्यूएशन हो गई तो अपने को बाई करना है। अच्छा, आपने ये जो सिचुएशन बताई इसमें मेरे को एक प्रश्न और दिमाग में आ गया इसी बात पर। जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि हमने 500 रुपए की कीमत पे कोई शेयर खरीदे, 100 शेयर किसी ने खरीद लिए, लगता है 1000 रुपए इसका प्राइस हो जाएगा, हम निकाल देंगे इसको, 1000 रुपए का प्राइस भी हो गया। तो कुछ लोगों के मन में ये भी बात आ सकती है, उसको आप कितना ठीक मानते हैं कि 100 शेयर हैं, 500 रुपए पर खरीदे, 1000 पर हो गए, 100 के 100 बेच दें, या ऐसा कर सकते हैं कि 80 बेच दीजिए, 90 बेच दीजिए और 10 रख लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो ऑलरेडी मिल ही चुका है। आप इंतजार कर सकते हैं आगे कि वो मान लीजिए और 1000 रुपए से बढ़ के 1500 हो जाए। ये यदि रणनीति रहती है तो इसको क्या मानते हैं, सही है कि गलत है? ये भी रणनीति अपने आप में सही है कि आप जैसे पार्ट्स में बाई कर रहे हैं वैसे ही आप पार्ट्स में सेल भी कर सकते हैं। कि जो आपका वैल्यूएशन आ गया तो उसके आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूएशन कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये पैसा, ये 500 रुपए का शेयर एग्जैक्ट 1000 पे ही जाएगा। तो इस तरह से भी किया जा सकता है कि आप कुछ कुछ पार्ट आप सेल करते रहिए, बट उसमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए कि कंपनी की वैल्यूएशन कंप्लीट हो गई, मतलब अपने फेयरली वैल्यूड हो गया शेयर, तो हर समय पे सस्ते शेयर अवेलेबल रहते हैं, हर समय पे मार्केट में महंगे शेयर भी रहते हैं। तो ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि उस टाइम आप उससे स्विच करके दूसरी ऐसी कंपनी में एंटर कर जाए जो उस टाइम चीपर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ये महत्वपूर्ण बात है। चीपर वैल्यूएशन वाली कंपनी के चांसेस हैं कि वो वापस ऊपर जाएगी, आगे बढ़ेंगे, नीचे जाने के चांसेस कम है। और जिसका वैल्यूएशन पहले ही ऑलरेडी ऊपर हो चुका, उसके चांसेस ऊपर जाने के कम रहेंगे, नीचे जाने के ज्यादा रहेंगे। महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना पड़ेगा बड़ी बारीकी से कि जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है, और उसके जो शेयर के प्राइस हैं वो वास्तव में
उसकी जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए उससे ऊपर है नीचे है, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको अध्ययन भी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक्सपर्ट से आपको राय मशवरा भी करना पड़ सकता है, और आप इस तरह के वीडियो देखकर भी अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। नितेश जी, एक टर्म और चलता है शेयर मार्केट में, हम लोग अक्सर सुनते हैं जब हम कोई कार्यक्रम भी देखते हैं, तो ये कुछ कैप को लेकर बात होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। हम तो यदि खेल के मैदान में होते हैं तो सिर पर लगाने वाली कैप हमें याद आती है, लेकिन ये शेयर मार्केट में जो कैप वाला फंडा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अंतर है इनमें और किस तरह से कौन सी कंपनियां, वैसे तो नाम से समझ में आता है लार्ज कैप मतलब बड़ा व्यापार उनका रहता होगा, स्मॉल कैप का व्यापार अपेक्षाकृत कम रहता होगा, लेकिन क्या अपना जो पोर्टफोलियो बनता है इन्वेस्टमेंट का, जो उसमें इनका कैसे बैलेंस बना के रखना जो कैप आपने बताया है, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज की है आपने इसमें। तो ये इस तरह से डिजाइन होता है कि जो कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन ज्यादा है उन कंपनीज को लार्ज कैप में आइडेंटिफाई किया गया है। अच्छा। बीच की जो मिड साइज की कंपनीज है जिनका वैल्यूएशंस कम है उनसे उनको मिड कैप कंपनीज कहते हैं, और जो छोटी कंपनियां हैं उनको स्मॉल कैप, और बहुत छोटी कंपनियां हैं उनको माइक्रो कैप कंपनीज में आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करो, कई कहते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए समझना मुश्किल रहता है कि किस में इन्वेस्ट करूं, बड़ी कंपनियों में करूं या फिर छोटी कंपनियों में करूं। तो जिस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट अपने डिजाइन करने की बात की कि एक सिंगल जगह पूरा पैसा नहीं डालने के बजाय आपको मिक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, यूलिप प्लान है, एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में। तो ये बहुत सारे मोड हो गए। इसके अलावा भी बात करें तो गोल्ड एक अलग इन्वेस्टमेंट प्लान में आता है, तो भारत के लोग वैसे भी प्रॉपर्टी खूब है, करते ही वो हैं। करते ही है। तो अलग अलग असेट्स में रखने का फायदा ये होगा कि कुछ भी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो एक जगह पैसा आपका डाउन हो रहा है तो एक जगह एप्रिशिएट भी होगा। उसमें एक बहुत विशेष बात ये है कि जहां तेजी है लोग वहां भगते हैं, तो इसलिए उनको लॉस होता है कि जो चीज पहले ही बहुत ऊपर के तो भाव पे वो आ कितना चुकी आगे है, जाएगी? तो लोगों को एक फोमो वर्ड है इसमें, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर तो ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। फोमो जी। कि कहीं निकल नहीं जाए, छूट नहीं जाए मेरी गाड़ी। तो उसलिए लास्ट में जब वो गाड़ी भगती रहती है तो लोग उसमें बैठने की कोशिश करते हैं और वहीं वो अटक जाते हैं। जैसे अभी गोल्ड के प्राइस है, हाँ। कि अभी ऑलमोस्ट डबल हो गए गोल्ड के प्राइस पिछले अगर 1 साल 1.5 साल की बात करें तो अब लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं सोना और आगे नहीं बढ़ जाए, कहीं छूट नहीं जाए हमसे। तो जिसको 2 साल 3 साल बाद भी गोल्ड चाहिए वो सोच रहा है कि मैं आज ही खरीद लूँ उसको, कि पता नहीं आज 1 लाख हो गया, हो सकता है 2 लाख हो जाए। बाकी पीछे के ट्रेंड की अगर आप देखोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज बढ़ते ही जा रही है, उसका एक लेवल आता है, उसके बाद वो चीज या तो स्टेबल हो जाती है या फिर डाउन होती है। बहुत तेज बढ़ती है तो फिर थोड़ा थोड़ा नीचे भी आती है, फिर या तो रुकती है या फिर नीचे आती है। कंटिन्यू ग्रोथ किसी भी एसेट्स में कभी भी नहीं होती। अब जरूरी नहीं है कि गोल्ड 50,000 से 1 लाख हो गया तो अगले 2 साल में फिर 2 लाख हो जाएगा, ऐसा जनरली नहीं होता है अगर आप ट्रेंड को देखो। तो ऐसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट में केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां भी ये ध्यान रखना है कि सारा पैसा एक असेट्स क्लास मतलब एक सेक्टर में नहीं लगाएं, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगना चाहिए। आपका कुछ पैसा लार्ज कैप में होना चाहिए, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, कुछ माइक्रो कैप में। और कंपनीज का डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने सारा पैसा बैंकिंग में लगा दिया, हो सकता है कि उस टाइम बैंकिंग में ऐसे कोई नेगेटिव ऐसी चीज आई कि उनके बैंकिंग कंपनीज के प्रॉफिट कम होने हैं, तो आपका सारा पैसा ही डाउन साइड में चला जाएगा, आपका ग्रोथ। शेयर मार्केट में भी अलग अलग फील्ड में पैसा लगाना कुछ चाहिए। पैसा हो सकता है आपका रियल्टी में होना चाहिए, कुछ आपका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस है उसमें है, कुछ बैंकिंग में है, कुछ इंफ्रा में है, कुछ इंजीनियरिंग में है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। साथ में अलग अलग कैप की कंपनीज होनी चाहिए। लार्ज कैप कंपनीज में ये फायदा होता है कि वो उनमें प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होता, ना तो बहुत तेजी से बढ़ती है ना बहुत तेजी से कम होती है, तो वहाँ एक सेफ्टी है। बट एक उसका ड्रॉबैक भी है कि वहाँ प्राइस इतना एप्रिशिएट भी नहीं होता, बहुत तेजी से बढ़ता भी तेजी से बढ़ता ही नहीं। छोटी कंपनियां हैं उनमें प्राइस का एप्रिशिएशन बहुत तेज होता है, क्योंकि आज 100 करोड़ की कोई कंपनी है उसको 1000 करोड़ की कंपनी बनने में बहुत टाइम नहीं लगता। जबकि अगर कोई कंपनी 2 लाख करोड़ मार्केट कैप की है तो उसको 20 लाख करोड़ मार्केट कैप होने में समय लगेगा, बहुत समय लगता है। तो इस हिसाब से तो ये भी समझा जा सकता है कि जो लार्ज कैप की जो कंपनियां हो गई उनमें रिस्क कम है, लेकिन उसमें आपका जो मुनाफा है वो भी धीरे धीरे बढ़ने वाला है। स्मॉल कैप में आपको मुनाफा भी बहुत तेजी से मिल सकता है, तो आप उसमें नुकसान भी उठा सकते हैं, रिस्क ज्यादा है। मैं ठीक समझ रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अपने खुद पे भी ले सकते हैं कि जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जी,
तो हो सकता है कि शुरू में आप उससे 10,000 रुपये कमा रहे हो बिजनेस से, आपने थोड़ी मेहनत की, एक्स्ट्रा एफर्ट किए और बिजनेस को अपना एक्सपेंड किया, तो आप 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। पर जब आपकी इनकम मान लो 5 लाख 10 लाख रुपए बिजनेस हो गया, आपका सेटल हो गया, तो उस बिजनेस से आपको 5 लाख से 50 लाख पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो यही लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप का फर्क है कि छोटी कंपनियां जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनको 5-10 साल हो गए, एक उसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि कंपनी हर साल प्रॉफिट ग्रो कर रही है, कंपनी के प्रोमोटर अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो ऐसी कंपनियां जिनकी साइज छोटी है पर बिजनेस इनका अच्छा है, ग्रोविंग है, अभी इंडिया को बिजनेस की नीड है, तो उसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका रेपिडली ग्रो होता है। तो अगर आप यंगस्टर हैं, बहुत अर्ली एज में आपने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना चाहिए। निश्चित रूप से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना रिस्क कहाँ ले सकते हैं पूरा सोच विचार करके निर्णय फिर आपको करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे प्रॉफिट होगा तो आपको, और यदि नुकसान होगा तो भी वो सहन करने की स्थिति में आप रहें, ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये चर्चा भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों पर अध्ययन करें, क्योंकि आखिर जो रिस्क है वो आपकी स्वयं की है। एक चीज और चलती है अक्सर, जब मार्केट ऊपर बढ़ता है सब लोग प्रसन्न रहते हैं, पैसा बढ़ रहा है, सब मार्केट हरे निशान में चल रहा है, लाल निशान में आता है, घाटे में नुकसान में जब जाते हैं तो लोगों की धड़कनें कई बार बढ़ती हैं। और ऐसे में समझदार लोग कई बार ये भी कहते हैं, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं, आपदा में अवसर। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब रेट डाउन हो रही है वो आपके लिए अवसर है। आपदा तो है निश्चित रूप से, पर उसमें से अवसर निकाला जाए। लोग कहते हैं एवरेज कर लीजिए। ये जो एवरेज करने वाला फंडा है, एवरेज कब करना चाहिए? क्योंकि मार्केट गिर रहा होता है तो सबके मन में यही भाव होता है कि पता नहीं और कितना नीचे जाएगा, मैं भी यहाँ खरीद लेता हूँ, 100 रुपए और नीचे चला जाएगा और नुकसान हो जाएगा। तो ये एवरेज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखो, एक सामान्य इन्वेस्टर हमेशा जब प्राइस नीचे जाता है तब वो सेल करता है, और जब प्राइस ऊपर जाता है तो बाई करता है। यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इस मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जो बहुत एक अच्छा अमाउंट लेके बैठे हैं, इस काम को बहुत प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, और साथ में बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जो अपनी जो भी सैलरी से या बिजनेस से जो पैसा बचता है थोड़ा सा, उसको एक अप्रिशिएट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको इस क्षेत्र की समझ नहीं होने के कारण वो जब प्राइस नीचे जाता है तब डर जाते हैं कि पता नहीं प्राइस कितना नीचे चला जाएगा, हो सकता है कि हमारा शेयर जीरो ही हो जाए। और जब बढ़ता है तो वो इस एक्सपेक्टेशन में चले जाते हैं कि पता नहीं इसका प्राइस कितना ऊपर चला जाएगा, उसको सेल नहीं करते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। और एवरेजिंग भी एक इसी का पार्ट है बिजनेस का, कि कब हमें एक एवरेज करना चाहिए। तो इसको एवरेजिंग में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए कभी भी किसी को। कंपनी के, या तो अगर किसी भी रीजन से कंपनी में फॉल आ रहा है, जैसे अभी अभी मैं रिसेंट की बात करूँ तो अभी सबको डर सता रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा क्या। अगर अटैक करेगा तो इन्वेस्टर के मन में डर है कि हो सकता है कि इससे शेयर मार्केट क्रैश हो जाए और पैसा हमारा बहुत नीचे चला जाए जी। तो इस डर में वो या तो अपना पोर्टफोलियो को क्लीन कर देते हैं, पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन पे आप एक अनुमान लगा सकते हैं पर उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती। तो ऐसे टाइम पे ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जब आपका ऑलरेडी अभी इतना करेक्शन मार्केट में आ चुका और फिर आप अपने पोर्टफोलियो खाली कर देंगे, और आपके अनुमान से अगर रिवर्स में चीज हो गई, मार्केट टूटने के बजाय बढ़ गया, तो उस टाइम आप उसको खरीद भी नहीं सकते। तो या तो फिर आपको बहुत छोटा अमाउंट इससे निकालना चाहिए पैसे का। और अगर मार्केट वास्तव में डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि जैसे 100 रुपए का आपका शेयर है वो 95 पे चला गया, आपने उसको एवरेज करने लग गए, फिर आप 90 पे चला गया तो फिर आपने और एवरेज इतना जल्दी नहीं करना फिर 85 पे आपने फिर एवरेज कर लिया, तो आपका 85 पे ही आपका पैसा पूरा खत्म हो गया। जबकि कई बार करेक्शन आता है तो अच्छी से अच्छी कंपनी भी 50% प्राइस पे, मतलब जो 100 रुपए की कंपनी है वो तो आपको 50 रुपए में मिल सकती जाएगी। है। तो आपको इंतजार करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर पैसा आपने जो इनिशियल जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे 20% अगर डाउन होता है तब आपको फर्स्ट एवरेजिंग करनी चाहिए। लगभग 20% 20% नीचे आ जाए तब नीचे जाए, शुरुआत करनी चाहिए। तब शुरुआत करनी चाहिए और एवरेज। बहुत मूल मंत्र आ गया है दर्शकों के लिए कि कब एवरेज करें। मार्केट गिरते हुए मार्केट में आखिर अपने आप को बनाए रखना है और आपको लाभ कमाना है, तो नितेश जी का ये व्यक्तिगत मत है, आप अपने हिसाब से निर्णय कर सकते हैं। जैसे आप अभी कह रहे थे कि कई बार कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं, या अभी जैसा माहौल बना हुआ है जिस तरीके से कि युद्ध की सी स्थितियां आ जाती हैं, आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ उसके आसपास में, या फिर वैश्विक स्तर पर जैसे हम बात करें रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की बात करें,
या फिर कोई खबरें आती हैं वैश्विक मंदी की खबरें कई बार आती हैं, या तीसरे तरह की और खबरों की बात करें पर्टिकुलर किसी कंपनी को लेकर, किसी बड़ी कंपनी को लेकर कई बार खबरें आती हैं कि विदेश में इसके खिलाफ ये हो गया, इस तरह की रिपोर्ट आई है। हमने नाम भी सुने हैं कई सारे, मैं नाम की चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पर्टिकुलर किसी बड़ी कंपनी के बारे में भी कई बार आती है, इंटरनल रिपोर्ट ये आ रही है, ये फ्रॉड हो गया, वो हो गया। ऐसे में जब नेगेटिव न्यूज़ आती है, वैसे में एक निवेशक को, सामान्य निवेशक को क्या सावधानी रखनी चाहिए? आप अगर किसी भी वर्ष को अगर देखेंगे तो ऐसा शायद अपनी हिस्ट्री में कोई भी ईयर ऐसा नहीं गया होगा कि जहां कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नेगेटिव घटित नहीं हो रहा हो। हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमेशा मार्केट आशंकित रहता है। जो लोग, जो निवेशक हमेशा डरे हुए रहते हैं, वो कभी भी बाई नहीं कर सकते। तो इसमें एक्सट्रीम अपने को फियर कभी नहीं होना चाहिए और एक्सट्रीम ग्रीड भी कभी नहीं होनी चाहिए। एक बैलेंस लाइफ, एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट अप्रोच इसमें रखनी होगी संतुलन जरूरी है। अगर आपको इसमें सक्सेस होना है। तो ऐसी सिचुएशंस में कभी भी आप, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि कुछ भी हुआ और आपने अपना पोर्टफोलियो क्लीन कर दिया और फिर बाद में बढ़ गया तो आप उसको बाई नहीं कर पाओगे। फिर अगर वो 20%, 30%, 40% बढ़ गया तो आपको रिग्रेट होगा। तब तक वैल्यूएशन बहुत ऊपर साइड पे चले जाएंगे। आप तब बाई करोगे तो फिर जो अर्निंग का मौका था वो तो आपने छोड़ दिया। तो उसके बाद बहुत टाइम तक मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी न्यूज आए तो आपको उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना। अपनी एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखनी है कि जब भी कोई कंपनी आपको सही वैल्यूएशन पे अगर अवेलेबल होती है तो आप उसको टाइमली मैनर में, बिल्कुल पार्ट्स में उसको बाई करते जाएं। तो अभी जो रिसेंट में चल रहा है या अभी पहले भी हुआ, जैसे रशिया यूक्रेन वार हुआ, तो इस तरह की चीज़ों में मार्केट कभी भी एक टाइमिंग वो डाउन साइड जाता है, बट अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर जाना है। क्योंकि मार्केट को आप सामान्य स्थिति में इस तरह समझो कि मार्केट क्या है, जो कंपनीज है इंडिया की पूरी, उनका सबका जो टोटल मार्केट कैप है उसी सेंसेक्स और निफ्टी बना है। तो अगर कुछ पूरी देश में या विदेश में कुछ घटित हो रहा है तो अपन लोग क्या खाना पीना बंद कर रहे हैं, चाहे मकान की कंस्ट्रक्शन बंद हो रहे हैं, चाहे पेंट बंद हो रहा है, सामान्य जीवन तो चाहे वैसे ही गाड़ी करता खरीदना है। बंद हो रहा है। तो सब चीजें अगर वैसे ही चल रही हैं तो उस कंपनी पे कोई इफेक्ट इतना बड़ा नहीं आ रहा ना। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो जो कंपनी ने आपको गाड़ी सेल की है उसमें उसमें एक प्रॉफिट अर्न किया है, तो इसका मतलब है कि आपकी वो कंपनी ग्रो हो रही है, उसमें प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अगर आप कुछ भी मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो जो भी ये इसकी कंपनी है जिससे आप ये बाई कर रहे हैं तो उसके पॉकेट में कुछ पैसा जा रहा है, कुछ अर्निंग जा रही है। तो ये चीजें नहीं रुक रही तो कंपनी भी कभी नहीं रुकती। देश की अर्थव्यवस्था है, अगर ये एकदम से ठप कभी भी नहीं हो सकती। इसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ सकता है, बट कभी भी देश रुकता नहीं है, ये आगे चलना है। और मार्केट का भी अगर देखा जाए तो सेंसेक्स 100 से स्टार्ट हुआ था, आज 75,000 पे है, 79,000 के राउंड है। तो आदमी और मार्केट लास्ट में उसको ऊपर ही जाना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति हो चाहे फिर शेयर मार्केट हो, लगातार ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये है कि मनुष्य की आयु लगातार बढ़ती है, जो आज 44 का है अगले वर्ष 45 का हो जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट कई बार आपको खेल जरूर दिखा देता है कि 85,000 पे जाके 75 पर आ जाता है, लेकिन जाना उसको 95 पर है। ये तय है बात, क्योंकि आप पुराना इतिहास जब निकाल कर देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ समय जरूर उसमें लग सकता है। तो ऐसे समय पे कि जब गिरावट है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत पैनिक की आवश्यकता नहीं है। और स्थितियां यदि बिगड़ती हैं तो स्थितियां सुधरती भी हैं, और उनको सुधरने का आपको समय देना पड़ेगा। इस दौरान ये नहीं हो कि आप अपनी जमा पूंजी गंवा दें, इतना धैर्य जरूरी है। नितेश जी, कई बार हम कई मित्रों से बात करते हैं तो ये चीज़ें भी ध्यान में आती हैं कि लोगों को लगता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, जैसे बीच में भी चर्चा भी आई कि बहुत जल्दी जिनमें बहुत रिटर्न देखने को मिलता है। बहुत से लोग ऐसी कंपनियों में पैसा लगा देते हैं और बाद में लगता है कि एक स्टेज पर जाने के बाद वो एकदम से नीचे आ जाता है, और पता लगता है समाचार पत्रों से जब खबर पढ़ते हैं कि ये कंपनी तो फ्रॉड थी, और सामान्य निवेशक जो है वो अपनी पूंजी उसमें गंवा देता है, लुट जाता है। तो ये जो इस प्रकार की कंपनियां हैं, फ्रॉड कंपनियां हैं, उनसे आदमी कैसे बचे? किस तरह की, क्या केवल जो बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम सामान्य रूप से बाजार में देखते हैं अलग अलग सेक्टर में, क्या उनमें ही खरीदारी करनी चाहिए, या फिर लाभ व्यक्ति कमाना चाहता है तो रिस्क भी लेता है, लेकिन फ्रॉड कंपनियां क्या हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है? अभी आपके क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। जी। एक कि केवल वो जो कंपनियां वेल नोन है हाँ। केवल उन्हीं में बाइंग करनी चाहिए जी। या फिर अन्य जो कंपनीज हैं उनमें भी बाइंग करें। हाँ। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें अपन आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है, उससे अपन कैसे बचे। तो ऐसा नहीं है कि आप
उन्हीं कंपनी में बाइंग करें जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जिस फील्ड का है उसकी कंपनीज को जानता है जिसमें वो बिजनेस कर रहा है, या तो उनको जानता है, या फिर अपनी जो रूटीन लाइफ में जिन चीज़ों को काम आता है केवल उन कंपनीज को जानता है। जैसे आप पेंट की कंपनीज है उनको जानते हैं, बैंक से उनसे आपका परिचय रहता है, हाँ या बहुत कोई बड़ी कंपनी जो देश की लीडिंग हाँ, कंपनी है गाड़ियां उनको बनाने जानते वाली हैं। कंपनियां मान तो लीजिए, मेडिकल की कंपनियां मेडिकल, मान तो लीजिए। उनसे आप परिचय रहता है। बाकी जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है, बहुत सारी मेडिकल लाइन की भी ऐसी कंपनी है जो उनके इंटरमीडिएटरी है, उनके हमने मतलब नाम ही नहीं सुने छोटे, होंगे उनके अपने जिनके। नाम नहीं सुने। तो ये विषय नहीं है कि आपको केवल उन्हीं कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिनका आप नाम जानते हैं। आपको कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, बिजनेस की उसको इस तरह से एनालिसिस करनी है कि उसका बिजनेस ग्रोइंग है या नहीं। ये उस कंपनी की जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं उनको आपको पढ़ने में पता चलेगा, उनके मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री देते हैं, या वो कई बार अपनी जो रिपोर्ट्स है अपनी मीटिंग्स करते हैं, उससे आपको पता चलता है कि कंपनी के प्लान क्या है, किस तरह से कंपनी ग्रोथ पे जा रही है, कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स हैं, कंपनी का विजन क्या है, इंडिया में उसकी नीड क्या है। तो उन चीज़ों को देखते हुए अगर अपन कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अर्निंग बेटर दे सकती है अपने। दूसरा है कि अपन फ्रॉड कंपनीज को आइडेंटिफाई पता कैसे लगाएं कौन सी कंपनी फ्रॉड है, कि अपना जो अपनी मेहनत से जमा की हुई पूंजी है उसको कैसे सेफ और सिक्योर करें। तो इसमें जनरली जो ऐसी कंपनीज हैं वो इस तरह के प्रोपागेंडा करती हैं, इस तरह से प्रचार करती हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं या उनकी सेल्स में बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ होती है। तो अगर ऐसा कंपनी में आपको दिखता है कि जैसे लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो उसके 1000 करोड़ की सेल्स थी, इस साल आप देख रहे हो उसमें 10,000 करोड़ की सेल्स हो गई, तो हो सकता है कि वास्तव में कंपनी में हुई हो। बट इन चीज़ों को अपने को पता लगाना जरूरी है कि इतना एक्सेप्शनल अगर ग्रोथ हुई है तो उसकी क्या रीजन है। तो अगर वास्तव में कंपनी का बिजनेस ऐसा नहीं लगता और कंपनी केवल प्रचार कर रही है, तो उससे पता चलता है कंपनी इन्वेस्टर को लुभा रही है, वो इस तरह की कमिटमेंट कर रही है इन पब्लिक कि भाई लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करें, पर लास्ट में जो उसके प्रोमोटर हैं वो उसका पैसा लेके अपना माल बेच के और फुचकर हो जाता है, गायब हो जाते हैं। और आम आदमी उसमें फंस जाता है। तो अगर आप बैलेंस शीट की स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चल सकता है, या फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो आपको बता सकते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कई कंपनियां अपनी सिस्टर कंपनीज बना लेती हैं, मतलब कुछ 2-3 कंपनी आपस में क्रिएट कर ली, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को आप सेल्स कर रहे हैं। तो अगर आप सेल्स करोगे तो उसका पैसा नहीं आता, जितनी आप सेल्स बढ़ती है उतना ही पैसा उधर बैलेंस शीट में डेटर्स बढ़ जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये सेल्स ओरिजिनल सेल्स नहीं होके फेक सेल्स है। तो उसके बैंक स्टेटमेंट, कितना वो टैक्स पे कर रही है कंपनी, एडवांस टैक्स कितना जमा करा रही है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, 10 साल से कंपनी ऐसी चल रही है ग्रोथ। तो इन चीज़ों से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो एक सामान्य मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि या तो आप इस काम को करें तो समझ के करें, कुछ बेसिक ट्रेनिंग लें, इसमें सुने यूट्यूब पे विवेक जी के चैनल सुने, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें। अगर इस फील्ड में आपके पास टाइम की कमी है, ऐसा कोई जॉब है आपका कि अपना इतना समय नहीं निकाल सकते, तो या तो फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ रुख करें अपना, कि वहाँ एक्सपर्ट उसको फंड को मैनेज करते हैं, पर या फिर किसी प्रोफेशनल जो भी इसके एडवाइजर हैं आप उनसे कंसल्ट करके ही बिजनेस को करें। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि यदि आपको इस फील्ड में काम करना है तो थोड़ा सा अध्ययन तो जरूरी है, थोड़ी समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी, और समझ विकसित करने के बाद आप काम करेंगे तो आप उसमें सेफ रह सकते हैं और आप अपने पैसे को उसमें बढ़ा सकते हैं। काफ़ी चर्चा हो गई, अलग अलग विषय भी ले लिए, और मैं अब ये चाहूँगा कि चूंकि इस विषय पर तो चर्चा हम कई दिन तक कर सकते हैं, कई सारे विषय और इसके साथ में बन सकते हैं, लेकिन दोबारा फिर आपको बुलाएंगे हम स्टूडियो में। जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को कुछ पॉइंट्स आप इस तरह के बता दें कि जिनको आधार मानकर ये सोच सकते हैं कि यदि ये टिप्स हम काम में लेंगे तो रिस्क मिनिमम रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो व्यक्ति को ये होती है कि चाहे पैसे प्रॉफिट चाहे थोड़ा सा कम हो जाए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ तब बढ़ जाती है जब आपका पैसा कम हो रहा है जो आपने जमा किया। तो रिस्क जो है वो मिनिमम रखने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये शेयर मार्केट का मूल मंत्र भी ये है कि जरूरी नहीं है कि आपका पैसा ग्रो हो, पर आपकी कैपिटल सिक्योर होनी चाहिए। अगर आपकी कैपिटल बची रहेगी तो आगे भी आप कमा लोगे। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ईयर में आपकी अगर इतनी अर्निंग नहीं हुई, पर आपकी कैपिटल सेफ है, तो आप नेक्स्ट ईयर में वो अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने की है, जो एक आम निवेशक भी ध्यान रख सकता है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा देखना अपने को जरूरी होता है कि कंपनी कम से कम मार्केट में 5-7 साल से एग्जिस्ट कर रही है,
ऐसा नहीं है कि कंपनी फर्स्ट ईयर अभी नई कंपनी लॉन्च हुई है, आपने उसमें बहुत सारा पैसा डाल दिया, तो हो सकता है कि उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो 5-7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि कंपनी को बिजनेस को हैंडल करना आता है, बिजनेस को ग्रो करना आता है, इसका मैनेजमेंट ऐसा है जो बिजनेस को कंटिन्यू रन कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि कभी भी एक कंपनी में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। कई बार किसी को एक टिप मिलती है कि एक कंपनी बहुत जल्दी डबल हो जाएगी, तो इन्वेस्टर अपना सारा पैसा उसमें एक कंपनी में डाल देता है। उस कंपनी के साथ कुछ भी नेगेटिव होता है तो उस इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि एक कंपनी में 5% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो, मतलब एटलीस्ट आपके पास 20 कंपनीज हमेशा इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए। थर्ड है कि कंपनी के प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए कि कंपनी ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट हर साल बढ़ रही है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि कभी उसके प्रॉफिट नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब कंपनी लॉस में है, कभी प्रॉफिट में है, फिर नेक्स्ट ईयर वो प्रॉफिट में आ गई, फिर लॉस में आ गई। तो ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। जो कंपनियां कंटिन्यू प्रॉफिटेबल हैं उसमें ही निवेश करें। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये देखना चाहिए कि अभी का आप इंडियन कंपनीज में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी इंडिया को किस चीज़ की नीड है, किस सेक्टर की नीड है, कौन सा सेक्टर ग्रो करने वाला है। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर से या और अपनी जनरल समझ से अपन इन चीज़ों को जान सकते हैं कि जैसे अभी इस टाइम अगर बात करें तो गवर्नमेंट का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, सोलर सेक्टर पे है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों सेक्टर ग्रो करने वाले हैं जी। तो इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाए कि जिनका फ्यूचर अच्छा है, जो इंडिया की ग्रोथ के साथ में साइमल्टेनियस चल रही है, रादर देन वो कंपनियां जो अभी बिल्कुल डाउन साइड मोड में है। जी। तो ग्रोथ वाली कंपनियां हों, अभी इंडिया की नीड के साथ जुड़ी हुई हों, कंटिन्यू प्रॉफिटेबल हो, उसका एक एग्जिस्टेंस और टाइम के साथ में मतलब 5-7 साल उसका हो गया हो, उसके प्रमोटर मैनेजमेंट अच्छे हों। अगर ये चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको लॉस नहीं लगेगा, आपका फंड सेफ रहेगा। इस प्रश्न के जवाब में नितेश जी ने संकेतों में आपको बहुत से टिप्स भी दे दिए हैं। यदि आप उसको पकड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं फिर से एक निवेदन दर्शकों से ये करना चाहूँगा कि ये जितनी भी हमारी चर्चा हुई है, ये सामान्य चर्चा हमने हमारे विवेक के आधार पर, हमारे ज्ञान के आधार पर की है। यदि इस चर्चा को आधार मानकर आप मार्केट में कुछ भी खरीदते हैं, बेचते हैं, उससे लाभ या हानि होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हमने केवल सामान्य ज्ञान के लिए ये वीडियो बनाया है, उसके लिए चर्चा की है। यदि आपको किसी प्रकार का नुकसान होता है तो एक्सपर्ट, एंकर और हमारा चैनल उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आप अपनी रिस्क पर अपने अनुसार आप निर्णय करेंगे। नितेश जी ने बहुत से विषयों का सहजता से, सरलता से आपने जवाब दिया। बहुत सारी नई नई जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपने समय दिया, स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें। आपकी यदि कोई क्वेरी हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट में अवश्य अपनी जिज्ञासा लिख सकते हैं। नितेश जी लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं, हम आपकी उन जिज्ञासाओं का समाधान भी कमेंट के माध्यम से भी करेंगे। और कई बार नितेश जी स्टूडियो में आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।